बीए सिक्स सेमेस्टर वालों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम्स हो गए होंगे और लास्ट के एग्जाम्स बाकी हैं। जो है आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है 24 और 25 जून को, और जिसमें आपके दो पेपर होंगे सिक्स सेमेस्टर्स में। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपके हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए दोनों पेपर की ब्रह्मास्त्र लाऊंगा इसी चैनल पर। आज जो आप देख रहे हो वो फर्स्ट पेपर की ब्रह्मास्त्र होने वाली है। ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। अगर किसी बच्चे ने इस पूरे मास्टर क्लास को गो थ्रू कर लिया, अच्छे से देखकर चला गया, सिर्फ ये मास्टर क्लास देखकर चले गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर का पीवाईक्यूज और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही इसमें जो मटेरियल है, जो कंटेंट है वो रखा गया है, इसलिए इसको मास्टर क्लास कंटेंट बोला जा रहा है। तो बच्चों ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री के सिलेबस के ओवरव्यू पूरा, जिसमें हमारा पेपर 1 होने वाला है एरा ऑफ गांधी जी एंड मास मूवमेंट। अब इसमें हम लोग ये देखिए, जो पेपर है वो कह ही यही रहा है फर्स्ट पेपर की एरा ऑफ गांधी जी एंड मास मूवमेंट। मतलब गांधी जी का पूरा जो एरा, पूरा उनका एक तरीके से जो बच्चों पूरा उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कंटिन्यू प्रोसेस रहा था जब तक उन्होंने अपने पूरे एक तरीके से रूल किया, या ये कहिए कि देश में जितनी टाइम तक उनका एक तरीके से क्या रहा, रोल रहा आजादी दिलाने में, ये सारी, तो उसको पूरा एरा बोला गया है। एरा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट देखो बच्चों, मास क्या वर्ड होता है? मास का मतलब होता है एक्चुअली, मास का जो मतलब होता है वो होता है भीड़ चाल। क्या होता है बच्चों? एक मिनट। मास, मास का मतलब होती है भीड़, मतलब एक तरीके से ऑडियंस कह सकते हो आप लोग। इसी का अपोजिट होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है इंडिविजुअल। तो जो मास मूवमेंट आया, मास मूवमेंट कहां से आया? गांधी जी के द्वारा लाया गया। उन्हीं ने लोगों को क्या किया? इकट्ठा किया अपने साथ। उनको पता था कि अगर हमें अंग्रेजों से जीतना है, हमें अगर अपने देश को आजाद कराना है ब्रिटिशर से, तो उनको क्या करना होगा? उनको एक नंबर ऑफ पीपल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने साथ, जो उनकी बात सुने और उनके कहने पर चले, तभी जाकर जीत सकते हैं। जो बात उन्होंने बहुत पहले ही, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तभी से उन्होंने एक तरीके से इस बात को क्या कर लिया था, अपने दिमाग में बांध लिया था कि उन्हें मास मूवमेंट लाना है। तो यही आपका बीए सिक्स सेमेस्टर में मास मूवमेंट और गांधी जी के पूरे एरा को क्या करा गया है, दिखाया गया है। बच्चों अगर आप अपने एमजेपीआरयू या अपनी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को गो थ्रू करोगे तो आपके सिलेबस में 11 टाइप की यूनिट्स दे रखी हैं, लेकिन मैंने उन सारी यूनिट्स को 4 यूनिट्स में क्या करा है, बाइंड अप कर रखा है। उसको एक तरीके से क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। अगर आप ये 4 यूनिट कायदे से पढ़ते चले जाते हो, और जो हमारे पास 100 से 125 जो एमसीक्यूज होने वाले हैं, अगर आप लोग उन सारे एमसीक्यूज को कर गए तो 100% गारंटी है कोई भी एमसीक्यूज बाहर से नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं। अब एक्चुअली ये जो पेपर का नाम है, इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि इट वॉज द डिफाइनिंग पीरियड ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक तरीके से क्या है, डिफाइनिंग पीरियड था, जहां पर ये चीज क्या करी गई, एक तरीके से डिफाइन करी गई। ठीक है, स्ट्रगल वेयर महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इनटू अ नेशन वाइड मास मूवमेंट। जहां पर गांधी जी ने जो फाइट थी इंडिपेंडेंस, आजादी को लेकर, एक तरीके से जो क्या थी, आजादी को लेकर जो फाइट थी, उन्हीं ने उस फाइट को बच्चों पता है एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, मतलब एक तरीके से बदल दिया, काय में बदल दिया, एक नेशन वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे राष्ट्र में क्या कर दिया उन्हीं ने, उसको मास मूवमेंट बना दिया। मतलब पूरी एक तरीके से भीड़ चाल, पूरी दुनिया को, पूरे देश को क्या कर लिया उन्होंने, यूनाइट कर लिया अपने साथ। क्या करा? यूनाइट कर लिया। मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, अलग अलग लोगों को, मिलियंस ऑफ का मतलब तो आप समझते होंगे, लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को अपने साथ क्या किया, गैदर्ड कर लिया थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन उनका कहना यह था कि किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा, सिर्फ हम लोग कायदे से अपनी बात को क्या करेंगे,
करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी बात को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब किसी भी तरीके कोई वायलेंट ना करना, कोई विद्रोह ना करना, कोई लड़ाई दंगा ना करना। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो एक तरीके से एक्ट था, उनका जो सबसे बड़ा एक तरीके से ब्रह्मास्त्र था, जो वो क्या था, सत्याग्रह था, जो नॉन वायलेंस था, टू अल्टीमेटली डिसमेंटल ब्रिटिश कॉलोनल रूल। और उसके बाद उन्हीं ने जो ब्रिटिश का कॉलोनल रूल था, उस रूल्स को उससे क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, एक तरीके से हटा दिया। किससे? सत्याग्रह रूल से। तो ये था पूरा आपका सब्जेक्ट के बारे में कि पेपर का एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब देखो ये क्या था, पेपर प्राइमरली एग्जामिन्स द सोशल पॉलिटिकल एवोल्यूशंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स विद अ डीप डाइव इनटू द यूनिक आइडियोलॉजीज, मेथड्स, मोबिलाइजिंग स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के की जो आइडियोलॉजीज थी, जो मेथड्स थे, जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, उन सबको क्या करा जाएगा, इस पेपर में दिखाया जाएगा। बच्चों, पेपर को स्टार्ट करने से पहले इस लाइन को जरूर पढ़ लो। एक दिन 2 दिन पहले की आपकी क्या है, रिवीजन प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, कि कम से कम आपको वो टॉपिक तो कवर कर लेना चाहिए। क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास की कोई डेप्थ नहीं होती है, इतिहास की कोई गहराइयां नहीं होती हैं। लेकिन साहब पास भी तो होना है, तो पास होने के लिए जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, उन सारे टॉपिक्स को कम से कम आप क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, तो पक्का आप जाकर क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। बाकी आपके ऊपर है, आप जितना गो थ्रो करो, जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ो, इट इज जस्ट अप टू यू, राइट। तो अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, तो वो सारे अगर आपने जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए, तो पक्का कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। आपका 70-80% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा, 100% ये वादा है। आप इसको क्या करो, मान लो। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हमारे पास यूनिट 1 में क्या है, राइज ऑफ गांधीयन लीडरशिप। गांधी जी की जो लीडरशिप थी उसका राइज, उसका मतलब एक तरीके से उफान आया, वो उठी ऊपर। सेकेंड यूनिट में हम लोग मेजर मास मूवमेंट्स को देखेंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन्स एंड नेगोशिएशंस को देखेंगे। और फोर्थ यूनिट हमारे पास आ जाएगी द फाइनल फेज एंड पार्टीशंस। ठीक है, इसमें वो सारी 11 की 11 यूनिट्स कवर है जो आपके सिलेबस में आपकी वेबसाइट पर दे रखी है। क्लियर, डन सीन है। आप पहली यूनिट की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं बच्चों। पहली यूनिट क्या है, जो पहली यूनिट है उसको समझ लेते हैं फटफट कि जो पहली यूनिट है वो क्या है। बच्चों पहली यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, पहली यूनिट हमारे पास दे रखी है एक तरीके से इन्होंने राइज ऑफ गांधीयंस लीडरशिप। गांधी जी की लीडरशिप का एक तरीके से बच्चों पता क्या आया, राइज आया। राइज का मतलब उफान आया, वो उठी। ठीक है, उस समय तक एक तरीके से लोगों ने देखा कि अरे गांधी जी यहां पहुंच रहे हैं, तो उनका राइज, ये कैसे वो फेमस हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मल्टीपल चीजें हैं, उन सभी को देखेंगे। क्या है, अर्ली लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका। याद रखिए गांधी जी की लाइफ में साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा रोल है कि जिस वो एक तरीके से कह सकते हो इरिप्लेसेबल है, मतलब वो एक तरीके से अनडिस्क्राइबेबल है, उसको आप बयान नहीं कर सकते। वो एक तरीके से उसकी कोई दूसरी जगह नहीं ले सकता, जो साउथ अफ्रीका का एक तरीके से रोल है। एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद सत्याग्रह। उसके बाद जब इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हुए, ये शामिल हुए, तो उनको चंपारण देखने को मिला, खेदा देखने को मिला, और साथ ही साथ अहमदाबाद सत्याग्रह देखने को मिल गया। उसके बाद आपको रॉलेट एक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको जलियांवाला बाग भी बोलते हैं हम लोग। अगर आप सोचते हैं कि एक सिंपल इंसान पूरे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब इन टॉपिक को ध्यान से सुनो जो मैं अब तुम्हें बोलने जा रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनो। क्या कि अगर आप सोचते हो कि एक सिंपल इंसान पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकता है, तो आज का टॉपिक आपको शॉक कर देगा। ये कहानी है महात्मा गांधी की, एक ऐसे लीडर की जिन्होंने बिना किसी वायलेंस के ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर दिया। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। गांधी जी का रियल ट्रांसफॉर्मेशन साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि गांधी जी की लाइफ में साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने अपनी गांधी जी को गांधी जी बनाने वाला, उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्म लाने वाला वो जो शहर है, वो जो देश है, वो कोई और नहीं, वो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके साथ एक तरीके से कलर वगैरह का और उनके साथ कास्ट वगैरह का क्या हो रहा था,
एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। ठीक है, वहीं से उन्होंने एक पावरफुल वेपन डेवलप किया। पावरफुल वेपन उनके लिए क्या है? सत्याग्रह। इस बात का जरूर आप सारे लोग ध्यान रखिएगा, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच वॉज द पावरफुल वेपन ऑफ गांधी जी। तो आप बोल देना गांधी जी का जो एक तरीके से पावरफुल वेपन है वो कौन सा है? वो एक तरीके से हमारे पास कौन सा है? सत्याग्रह है। ठीक है, कौन सा है बच्चों? सत्याग्रह। आ गया समझ में? तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? यानी ट्रुथ और नॉन वायलेंस की पावर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह, तो आप उनको जवाब दे सकते हो सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई और बिना कोई लड़ाई दंगा। इंडिया आने के बाद उन्होंने चंपारण में फार्मर्स की हेल्प की, खेदा में टैक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और अहमदाबाद में वर्कर्स को उनका हक दिलाया। धीरे धीरे गांधी जी एक नेशनल हीरो बनते चले गए। बच्चों ये एक तरीके से क्या हुए? भारत में आए, आने के बाद इन्होंने क्या किया? चंपारण पहुंचे। चंपारण में अभी आप आगे पढ़ोगे कि इंडिगो चंपारण जो एक तरीके से इंसिडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है गांधी जी की लाइफ का। क्यों? क्योंकि जब ये एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने गए थे लखनऊ में, और उससे पहले ही हमारे जो चंपारण में एक वकील साहब हैं, अभी आप एमसीक्यूज में देखोगे तो वो गांधी जी को जानते थे और उन्होंने पढ़ रखा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी एक ऐसे इंसान है जो उनके देश में एक तरीके से जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो आएंगे तो वो चंपारण के लोगों की क्या करेंगे? आवाज को उठाएंगे। जहां पर इंडिगो वगैरह के बारे में जो खेती वगैरह थी, इंडिगो की नील वगैरह की खेती थी, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश है, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगा रही थी। तो उसकी लड़ाई के लिए गांधी जी क्या होते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। तो चंपारण भी इनकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और शायद चंपारण से ही एक नेशनल हीरो बन गए। चंपारण के बाद से ही इनको लोग क्या करने लगे? जानने लगे बच्चों। ठीक है, खेदा में टैक्स अगेंस्ट स्ट्रगल्स किया गया और अहमदाबाद में वर्कर्स को उनका हक दिलाया। धीरे धीरे ये गांधी जी एक नेशनल हीरो बन गए। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ने जो एक तरीके से मैस्कर हुआ था उसने देश को हिला दिया। बच्चों 1919 में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट हुआ और साथ ही साथ जलियांवाला बाग जो हुआ उसने देश को क्या करा? बहुत ज्यादा हिला दिया। पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोली चलाई गई और इस इंसिडेंट ने इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया टर्न दे दिया। उसके बाद बच्चों पता है वहां पर लोग बहुत पीसफुल, बहुत सुकून से, बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना, और उन्हीं लोगों के ऊपर गोली चला दी गई और इस इंसिडेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया टर्न दे दिया। उसके बाद से इंडिया में जो इंसिडेंट हुआ उसी ने इंडियन फ्रीडम, इंडिया की आजादी को एक नया मोड़ दिया। यही से गांधी जी का लीडरशिप रोल और स्ट्रांग हो गया। इसके बाद गांधी जी ने यह ठान लिया कि साहब अब तो हमारे ईगो पे आ गई, हमारे देश के लोगों के सीनों पे गोलियां चली हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक तरीके से पूरी तरीके से क्या करेंगे? मार्केट में उतर जाएंगे, फील्ड में उतर जाएंगे और पूरी तरीके से आजादी के लिए लड़ेंगे। और पूरे देश उनके पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली तो पूरा देश उनके लिए क्या हो गया? खड़ा हो गया कि गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी राइज ऑफ गांधीयंस लीडरशिप की कहानी, जहां एक इंसान ने सच और अहिंसा का दामन हमेशा पकड़े रखा। ठीक है, और उसने अहिंसा के रास्ते पर ही चलकर हिस्ट्री बना दी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी का अर्ली लाइफ काफी सिंपल था, लेकिन उनकी थिंकिंग ग्रेजुअली डेवलप हुई। मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो धीरे धीरे क्या होती रही? डेवलप होती रही। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई लंदन से की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एमसीक्यूज, क्योंकि आपका एमसीक्यूज पैटर्न ना ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहां से करी? लंदन से करी। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। जब वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए तो उनको वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन एक्सीडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ट्रेन एक्सीडेंट क्या था। बच्चों ट्रेन एक्सीडेंट वो था कि जब ये साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, ट्रेन में गांधी जी क्या कर रहे थे? ट्रेन के अंदर एक तरीके से ये ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन के अंदर ये क्या कर रहे थे? जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इनको वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कलर वगैरह की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनको ट्रेन से क्या कर दिया गया था? इनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। इनको ट्रेन से क्या कर दिया गया था? इनको ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया गया था। धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, मतलब ठीक है, बाहर कर दिया गया था, कर दिया गया था।
ये इनके साथ हुआ था। तो जो ट्रेन एक्सीडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 3 मेजर एक्सपेरिमेंट किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर 3 मेजर क्या किए हैं, 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे पास आने वाला है एक तरीके से, सबसे पहला है आपके पास, अभी 1 मिनट दीजिए, बस कलर चेंज कर लूंगा। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो रेड कर देता हूं उसको। 3 मेजर एक्सपेरिमेंट से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बच्चों आपके पास कौन सा आ गया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आया वो कौन सा आया, वो आया आपके पास सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड नंबर पे है सिविल डिसोबीडियंस। इसमें अहिंसा के साथ साथ कानून तोड़ना, अहिंसा तो थी करी लेकिन साथ ही साथ कानून तोड़ा, तो वो। थर्ड हो जाएगा मास मोबिलाइजेशन, लोगों को यूनाइट करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे पूछा जा सकता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास मोबिलाइजेशन। मास मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप मास मोबिलाइजेशन से क्या समझते हो। मास मोबिलाइजेशन जहां पर भी आए तो समझ जाना उसका मतलब होता है कि मास को गैदर करना, मास को क्या करना, गैदर्ड करना। हाँ क्या समझ रहे हो, मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, भीड़ को क्या करना, भीड़ को जमा करना, ठीक है, जमा करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म स्टैब्लिश किया, जहां सिंपल लिविंग और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता था। इन्होंने वहां पर एक तरीके से सेटलमेंट, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म स्टार्ट कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि यहां पर कुछ नहीं आप लोगों को सिखाया जाएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला गेम क्या करा जाएगा, सिखाया जाएगा। सिंपल लिविंग और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद साहब ये आ जाते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं। ये कहां आते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बच्चों आ जाते हैं। 1915 में इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 1915 में आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये इंडिया कब वापस आए, तो आप जवाब दे दीजिएगा साहब ये इंडिया जो है ये इंडिया आए हैं 1915 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गांधी जी ने क्या किया है, इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट था इनका चंपारण सत्याग्रह, जो आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो आप बता देना जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था वो बच्चों 1917 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको आप। सेकेंड है बिहार के चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को ब्रिटिश जबरदस्ती नील उगवाने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब ये चंपारण एक्चुअली हो क्या रहा था, जो चंपारण है, ठीक है, जो क्या है चंपारण है, वहां पर चंपारण के लोगों, जो वहां पर के कॉमन फार्मर्स थे, उनको वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, कौन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो उनको एम्फेसाइज कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि सारे के सारे फार्मर्स जो एक तरीके से इंडिगो है, जो नील है, उसको क्या करें ये लोग उगाएं, ठीक है। लेकिन सारे लोग मना कर रहे थे, तो इसलिए, लेकिन तब भी उन्होंने वो ऑर्डर दे दिया था, उनको फॉलो करना था। ये बात गांधी जी तक क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है। तो गांधी जी ने इन्वेस्टिगेशन की और फार्मर्स को जस्टिस दिलाया। उसके बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं चंपारण पहुंचने के बाद उनका एक दोस्त होते हैं राजेंद्र प्रसाद साहब जी, वो उनसे बात करते हैं, वो एक लॉयर होते हैं, उनसे बात करके पूरा मैटर को देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, वहां के जो फार्मर्स होते हैं उनको वहां से जस्टिस दिलवा दिया जाता है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं उनका इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया, तो आप बोल देना इनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल पूछा जा सकता है कौन सा सक्सेसफुल मूवमेंट था, तो आप बोल देना सत्याग्रह वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी का इंडिया में ये क्या था, सक्सेसफुल मूवमेंट था। उसके बाद आता है बच्चों खेदा सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, गुजरात के खेदा में फमीना था, फिर भी टैक्स दिया जा रहा था। गांधी जी ने फार्मर्स को टैक्स ना देने के लिए मोटिवेट किया। वहां पर रूल था कि एक तरीके से यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं चलेगा, जितना टैक्स है उसी के ऊपर क्या चलेंगी, चीजें चलेंगी। लेकिन गांधी जी ने फार्मर्स को क्या करा, टैक्स देने से मना कर दिया और सबको अपने साथ क्या करा, कन्विंस कर लिया कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देगा, मुझे बात करने दो। गांधी जी उसके बाद क्या करते हैं, वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करते हैं, करने का उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है उनके टैक्स को एक तरीके से सस्पेंड कर देती है, उनके टैक्स को क्या कर देती है, उनके टैक्स को हटा देती है, उनके टैक्स को एक तरीके से क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है, हटा देती है, कहते भैया हटाओ इनको, रहने दो। उसके बाद बच्चों आप लोग के पास आ जाता है, हमारे पास आता है, क्या आ जाता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुई थी, जो कब हुई थी, 1918 में हुई थी। इस बात को जरूर याद रखिएगा। 1918 में क्या हुई थी, 1918 में
क्या हुई, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। मिल्स वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं मिल रहे थे। मिल में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनको वेजेस तो मिल रही थी। वेजेस का मतलब बच्चों होती है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होती है, वेजेस का मतलब होती है मजदूरी। क्या होती है, मजदूरी। ठीक है, वेजेस का मतलब होती है मजदूरी। उनको पैसे तो मिल रहे थे लेकिन उनकी स्किल्स और उनके वर्कलोड के हिसाब से नहीं मिल रहे थे, उनके वर्कलोड के हिसाब से नहीं मिल रहे थे। इसलिए गांधी जी तक वो लोग पहुंचे और गांधी जी ने कहा तुम लोग परेशान ना हो, मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता हूं, मैं तुम्हारे उसकी बात करता हूं। तो उन्हें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया। बच्चों फिर क्या किया, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया, भूखमरी वाला पूरी स्ट्राइक करी कि कोई भी खाना नहीं खाएगा उनके साथ जो है, कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। वर्कर्स को उनका हक मिल गया। उसके बाद जैसे ही ये सब उन्होंने गदर किया उसके बाद वर्कर को उनका हक मिल गया। इन मूवमेंट से गांधी जी नेशनल लीडर बन गए। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश रॉलेट एक्ट क्या होता है पूछा जा सकता है, तो आप बता देना कि ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा लॉ पास किया। किसको पास किया, लॉ को एक तरीके से पास कर दिया जिसमें बिना ट्रायल के अरेस्ट पॉसिबल था। जिसमें ये कह दिया कि तुम ट्रायल बिना लो, डायरेक्ट क्या करो, अरेस्ट कर लो। गांधी जी ने इसका नेशनल वाइड प्रोटेस्ट किया। जब ये पता चला कि एक तरीके से हमारी सरकार बिना किसी भी ट्रायल के क्या कर रही है, डायरेक्ट जाकर क्या कर रही है, डायरेक्ट जाकर अरेस्ट कर रही है, तो उन्हीं ने इसको क्या करा, उन्हीं ने इसको हड़ताल बोला। उन्होंने क्या बोला, इसको हड़ताल का नाम दिया। और हड़ताल देने के लिए उन्हीं ने क्या करा, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट किया, अपने हर देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और कहा कि आप सब लोग भी क्या हो जाइए, फलाना फलानी तारीख को क्या हो जाइए, प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग, और जो 13 अप्रैल 1919 जो 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ठीक है, अमृतसर में पीसफुल क्राउड पर जनरल डायर ने फायरिंग कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये, ठीक है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। जनरल जो एक तरीके से जलियांवाला बाग मैसार्स है, मैसार्स का मतलब होता है हत्याकांड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हत्याकांड। क्या हो जाता है इसका मतलब, इसका मतलब हो जाता है हत्याकांड, हत्याकांड। ठीक है, मतलब कत्ले आम बोल सकते हो। जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग पर जाकर क्या हुआ था, जो जनरल डायर था उसने क्या करा था, जनरल डायर ने एक तरीके से अंधाधुंध जाकर लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसमें हजारों और थाउजेंड के 100 की तादाद में लोगों की डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एंगर बढ़ गया। उसके बाद सारे लोग देश के क्या हो गए, आग बबूला हो गया। सबके दिल में क्या होने लगी, एक आग और ज्वाला जलने लगी कि इन्हें क्या करना है, जल्द से जल्द अपने देश से भगाना है। इसलिए ये पूरा जाकर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अब इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, इसको दोनों में कवर किया है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगोस फार्मर। गांधी जी को इंडिगो फार्मर, जो इंडिगो के जो फार्मर्स थे उनको देखभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए किसने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था बच्चों, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अनुराग नारायण। बच्चों मैं बता रहा हूं ये राजेंद्र प्रसाद सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला, सॉरी ये आपका हो जाएगा सही जवाब राजकुमार शुक्ला। अब है क्या राजकुमार शुक्ला, मैं थोड़ा सा इसके पीछे का हिस्ट्री बता देता हूं तो शायद आप समझ जाओगे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं बच्चों, वो एक तरीके से लॉयर थे। वो क्या थे, लॉयर थे, ठीक है। और बच्चों ये लॉयर वही लॉयर हैं जो हमारे राजेंद्र प्रसाद ही वही हैं जो हमारे देश के कौन बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने थे या प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। जो हमारे देश के कौन बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, वही ये जो एक तरीके से कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक एक्टिविस्ट था। ये कौन थे, ये एक एक्टिविस्ट थे। कौन थे, एक्टिविस्ट थे, ठीक है, ये एक एक्टिविस्ट थे। इन्हीं ने क्या करा था, देश को देखा था और इन्हीं ने गांधी जी के बारे में सुना था कि इनका देश, गांधी जी ऐसे ऐसे हैं, इन सब बातों के बारे में बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने देश की सिचुएशन को देखकर इनको इन्वाइट किया। तो सही जवाब हो जाएगा ये। उसके बाद ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक के बाद बच्चों स्ट्राइक 1980 में जो हुई, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेज हाइक डिड महात्मा गांधी डिमांड फॉर द वर्कर्स। महात्मा गांधी ने कितनी परसेंट हाइक क्या करी थी, डिमांड करी थी वर्कर्स के लिए। तो इसका सही 20%, 35%, 50% और 45%। 20% कहते हैं लोग, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों कितना, 35% हो जाएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 35
परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35%। आगे समझे, 35%। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द केदा सत्याग्रह ऑफ 1918? 1918 में केदा सत्याग्रह के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है? इट वॉज अगेंस्ट द फोर्स कल्टिवेशन ऑफ मतलब 1918 के खेदा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए। इट वॉज अगेंस्ट फोर्स कल्टिवेशन, बच्चों अगेंस्ट में तो नहीं था। इट वॉज लॉन्च बिकॉज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट क्रॉप फेल्योर। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। खेदा में यही हुआ था कि जो लॉन्च कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से टू रिमिट द लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट क्रॉप फेल्योर। तो यही सही आपका क्या हो जाएगा? यही सेकंड वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्रोवर्शियल रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1990? 1919 में जब रॉलेट एक्ट कंट्रोवर्शियल मतलब लड़ाई दंगे ना फरमानी, एक दूसरे की बात ना समझने वाली रॉलेट एक्ट की वजह से 1919 में वहां के जो वायसराय थे एक तरीके से वो कौन थे? तो 1919 में जब वाद विवाद हुआ तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग, उसके बाद लॉर्ड इरविन और लॉर्ड हार्डिंज। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अरेस्ट ऑफ विच टू पॉपुलर लीडर लीड टू पब्लिक प्रोटेस्ट एंड सब्सिक्वेंट जलियांवाला बाग, ठीक है, मसाज मीन्स जो किन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ और अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ऐसे कौन से दो नेता थे, लोकप्रिय नेता जो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर्स थे, जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी और गिरफ्तारी के बाद एक तरीके से सार्वजनिक विरोध हुआ? सार्वजनिक का मतलब ये होता है कि पब्लिक विरोध हुआ, जिसे अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ था? हत्याकांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसमें जनरल डायर ने आकर एक तरीके से कह दिया था सबके ऊपर क्या कर दो, गोलियां चला दो। तो इसमें क्या हो जाएगा? भगत सिंह एंड राजगुरु, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैफुद्दीन एंड सत्यपाल। क्या हो जाएगा? सैफुद्दीन एंड सत्यपाल। उसके बाद विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग ऑन अप्रैल 13, 1999? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्र हुई निहत्ती भीड़ पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था? ठीक है, किसको दिया था? मैंने अब भी तुम्हें बच्चों क्या करा था, बताया था कि जब जलियांवाला बाग पर जो लोग क्या हुए थे, जो पब्लिक थी, आम जनता जो थी, वो दो लोकप्रिय नेताओं के मर्डर या उनकी डेथ के लिए क्या करने गए थे? प्रोटेस्ट करने गए थे। तभी वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तभी वो भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो बेकाबू थी। क्यों थी? क्योंकि वहां पर उनके दो लोकप्रिय नेताओं की हत्या हो गई थी, जिस वजह से वहां की सरकार ने, वहां के ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे उन्हीं ने, और जो सबसे मेन है वो कौन है? जनरल डायर, उसने क्या करा था? ऑर्डर दे दिया था कि इनके ऊपर गोलियां चला दो। इसलिए ये घटना क्या हुई थी? घटित हुई थी। इसलिए इसका पीछे हाथ किसका है? जनरल डायर का है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसाज who returned his knighthood title to the British government। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? किसने लौटा दी? याद रखिएगा, नाइटहुड की जब भी बात करी जाए तो RN टैगोर साहब होंगे। जब भी नाइटहुड की बात करी जाए, याद रखिएगा, किसकी बात करी जाए? जब भी नाइटहुड की बात करी जाए, नाइटहुड की बात करी जाए, द्वारा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? किसकी करी गई थी? सिमन कमीशन की, हंटर कमीशन की, उसके बाद कमेटी की, बटलर कमेटी की और रॉलेट कमेटी की। तो सही जवाब हो जाएगा आपका हंटर कमेटी की। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हंटर कमेटी की करी गई थी। किसकी करी गई थी? हंटर कमेटी की। उसके बाद बच्चों इसमें असर्शन रीजंस वाले भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है असर्शन ए, महात्मा गांधी सक्सेसफुली लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया एट चंपारण इन 1917। पहला है ये असर्शन है। इसका रीजन, द तिनकातिया सिस्टम फोर्स पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन
3/20 ऑफ देयर लैंड। ठीक है, ये है। अब आपसे क्या गया है, आपसे कहा गया है कि देखो महात्मा गांधी सक्सेसफुली लॉन्च सत्याग्रह, बिल्कुल सही जवाब है। एंड द तिनकातीन सिस्टम फोर्स पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो, ये भी सही जवाब है, ये भी एक्ट हुआ था। तो जब ये दोनों हमें सही लग रहे हैं तो इसका मतलब आंसर देख लो जिसमें दोनों सही हैं, ठीक है, वही आप लगा दो। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही जवाब है। आप दूसरा कुछ पढ़ने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन। ए है महात्मा गांधी विड्रॉ द रॉलेट सत्याग्रह इन अप्रैल 1919। रीजन है गांधी जी रियलाइज दैट मूवमेंट एंड टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मतलब कहने का यही है, कथन ये कह रहा है महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया था। पहला ये कारण इसका क्या था, गांधी जी को एहसास हुआ कि जलियांवाला बाग घटना के बाद कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक हो गया था। उनको पता था कि जलियांवाला के बाग के बाद भी कई जगह पर जो आंदोलन है वो हिंसक हो गए, इसलिए अगर पुलिस से कुछ नहीं कराएंगे तब तक वो पब्लिक कंट्रोल में नहीं आएगी। इसलिए इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला आपका हो जाएगा बच्चों, ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लो, इसमें आपसे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके एक तरीके से क्या है, ये आपके एक तरीके से क्रिटिकल क्वेश्चन है, इनको गो थ्रू करिएगा। मैंने थोड़ी सी इसको बता दे रहे हैं, इनको आप लोग क्या करिए, गो थ्रू करिए, और जाकर मैं कराऊंगा तो और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आप फटफट कर लेना। फिलहाल आगे समझिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग सत्याग्रह, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ दीज इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, जो लाइन से लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को बोलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो, कौन सी कब है, पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी। तो बच्चों सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद वाला आया, सही है। खेदा आया, जलियांवाला, भैया तो लाइन से तो लगे हैं सारे, चारों के चारों यही हैं भी सही मेरे ख्याल से, तो यही लगा दो, ठीक है। यही क्या करो, यही लगा दो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1992, 1919 से 1922 तक। और द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड द मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था, और पहले भाई का नाम क्या है, मोहम्मद अली है, दूसरे भाई का नाम शौकत अली। इसको इन्होंने इंडियन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। द मूवमेंट कंप्लीटली कोलैप्स्ड आफ्टर द मुस्तफा केमल पाशा abolished द कैलिफेट इन टर्की 1924। टर्की में 1924 में एक तरीके से क्या था, खिलाफत मूवमेंट वगैरह क्या हुआ था, स्टार्ट करा गया था दो भाइयों के द्वारा, मोहम्मद अली के द्वारा, शौकत अली के द्वारा, लेकिन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, ठीक है। आगे बच्चों समझ में, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। उसके बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या लिखा है, अली बंधु, मतलब जो अली दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खिलाफत को समाप्त करने के बाद यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 1924 में इसको क्या करा गया था, मुस्तफा के द्वारा क्या करा गया था, ये समाप्त किया गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब दो चीजें आपने पढ़ी हैं, ये सारी पढ़ी, इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। तो देखो, केवल वन मतलब अली ब्रदर्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया, हाँ सही बात है, लेकिन केवल वन तो नहीं होगा। ओनली टू, द मूवमेंट कंप्लीटली कोलैप्स आफ्टर मुस्तफा, ठीक है, कमला पाशा अबॉलिश द कैलिफेट इन टर्की 1920। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये 100% सही बात है आपकी, ठीक है।
पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। अब देखो डी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नीदर वाली कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब जब पहला भी सही है आपके पास दूसरा भी सही है, तो आप फिर क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप फोर्थ वाले को काट दो, इसमें नीदर है, सी वाले को लगा दो, क्यों, क्योंकि इसमें पहला भी कवर हो रहा है, दूसरा भी क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। वाई डिड लीडर्स लाइक चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फ्रॉम द स्वराज पार्टी इन 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया था, इसको क्यों फॉर्म किया गया था बच्चों? दे वांटेड टू स्टार्ट अ वायलेंट रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है, वे अंग्रेजों के खिलाफ एक हिंसक क्रांति शुरू करना चाहते थे। ठीक है, दे अपोज्ड गांधीज डिसीजन टू सस्पेंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड वांटेड टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी के फैसले के खिलाफ और विधायी परिषदों में प्रवेश करना चाहते थे। थर्ड है बच्चों, दे वांटेड टू डिमांड सेपरेट नेशंस फॉर माइनॉरिटीज, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करना चाहते थे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, दे वांटेड टू बायकॉट ऑल अपकमिंग इलेक्शंस परमानेंटली, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दे अपोज गांधीज डिसीजन टू सस्पेंड नॉन वायलेंस, इसका सही जवाब बी वाला ही हो जाएगा, बी वाला ही हो जाएगा। आगे समझिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज चूजन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द स्वराज पार्टी इन 1925, 1925 में किसको एक तरीके से प्रेसिडेंट बनाया गया था? विठाल भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? विठाल भाई पटेल, इनको क्या करा गया था? बनाया गया था। ठीक है, इसका याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, हु चेंज इंडियन लीडर्स इन 1927 टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कुड एग्री अपॉन, हु लेड टू द नेहरू रिपोर्ट्स। आ गया समझ में? इसमें पूछा गया है कि 1927 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने इंडिया के नेताओं को एक ऐसा संविधान तैयार करने की चुनौती दी थी जिस पर वे भारत के सभी राजनीतिक दल समाप्त हो सके और परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट तैयार हो जाए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड ब्रेकेड। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर जॉन सिमन। ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, लॉर्ड हो जाएगा, मिस्टर लॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वाज पार्ट ऑफ द फेमस नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, 1928 में नेहरू की जो रिपोर्ट थी 1928 में 28 की प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल थी? 1928 की ठीक है, 1928 में जो रिपोर्ट जिसके ऊपर लिखी गई थी वो फैजान ने कैसे लिखी थी, कहां लिखी थी? तो ये सारे आप क्वेश्चन देख सकते हो। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल माइनॉरिटीज। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो इसका सही जवाब आप कह सकते हो बी वाला हो जाएगा, डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस एंड जॉइंट इलेक्शन। टू क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या लिखा है? ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 के दौरान पेशावर में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती वाला दल के प्रसिद्ध अहिंसक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही जवाब है और किसी का नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान अपने इस इंसिडेंट के बाद से बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, ये फेमस हो चुके हैं। आगे समझे। उसके बाद आता है 19 एजर्शन रीजन, इसको आप आराम से देख सकते हो। द सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? मूवमेंट प्रेसिडेंट। मैंने स्क्रीन रोक दी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और खुद से देखो ये आंसर आपका सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फट 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 नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे मैं थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन 20 भी हमारे लिए क्या है, होमवर्क में है। आप आराम से इसको क्या करिए और इसको मैं क्या करूंगा, कल क्या करता हूं इसको देखता हूं। आगे समझे बच्चों। सेक्शन सी में मैच द फॉलोइंग स्टाइल, यही है सारी चीजें। ये देख सकते हो, लिस्ट ए, लिस्ट सेकंड, सी आर दास, ठीक है, राजगोपालाचार्य और मोहम्मद अली। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? इनका आप आराम से क्या करिए, अपना आंसर देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका ए, सी आर दास ने सिविल डिसोबीडियंस को किया था, इनको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, इसके बाद इन्होंने क्या, सी आर ये हो गया। उसके बाद है सी राजा गोपालाचार्य। इसमें आप क्या करो, इसमें आप कर दो एक तरीके से
सॉरी, सीआर दास में स्वराज पार्टी हो जाएगा, राजा गोपालाचारी में बी हो जाएगा, और मोहम्मद अली का तो सीधी सीधी बात है खिलाफत मूवमेंट ही हो जाएगा। आ गया समझ में? बस इसको ही देख लेती है। ये बच्चों आपकी यूनिट 1 स्टार्ट हो गई है और कंप्लीट भी हो गई लगभग। और आपके यूट्यूब चैनल पर ये बोला जा रहा था कि उनको भी वीडियो चाहिए, इसलिए ये उनकी डिमांड पर ही वीडियो क्या करी जा रही है, बनाई। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड की, जिसमें हमारे मेजर मास मूवमेंट्स के बारे में हम लोग ने बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो है यूनिट फर्स्ट की बात करी थी, राइट। आप यूनिट सेकंड में हम लोग बात करेंगे मेजर मास ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें आपके हमारे पास देखने को हमको मिल जाएगा खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलेगा 1920 टू 1922। उसके बाद चौरी चौरा देखने को मिलेगा इंसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट में सस्पेंशन क्यों आया था उसको भी देखने को मिलेगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 वाला जो है, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च वाला भी हम दोनों को देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें। तो ये लाइन जरूर आप पढ़ें, क्या है लाइन में, कि क्या आप जानते हैं कि ऐसा टाइम भी था जब पूरा इंडिया बिना हथियार के ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर रहा था, और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे एक सिंपल से आदमी जिनका नाम गांधी जी था। आज हम बात करेंगे उनके सबसे पावरफुल मास मूवमेंट्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला हमारा जो होने वाला है वो है खिलाफत मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं खिलाफत मूवमेंट्स को, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो हमारा टर्की है, उसको टर्की के खिलाफा को अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। क्या होता था, खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जो टर्की के खलीफा जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको अपना रिलीजियस लीडर मानते थे लोग ज्यादातर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिश ने टर्की के खिलाफा के पावर कम कर दी थी। जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों ने टर्की के जो खलीफा थे, मतलब जो लीडर थे, जो बड़े थे, उनकी पावर को कम कर दिया था, जिससे इंडियन मुस्लिम नाराज हो गए थे। क्योंकि इंडिया के मुस्लिम्स क्या होते थे, टर्की के जो खलीफा होते थे बड़े लोग, उनको क्या करते थे, अपना लीडर मानते थे, उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे, एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। गांधी जी तुरंत आया, उन्होंने कहा नहीं, जो जिसको जैसे मानता है उसको मानने दीजिए, किसी की मानने में, किसी की आस्था में हमें कोई भी बीच में रोक रुकावट करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी फिर क्या हुए, मुस्लिम्स के सपोर्ट में आए। आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं ने इस मूवमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश से वो चीजें मिल गई। हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक तरीके से कह सकते हो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या किया, उन्होंने साथ किया। और साथ करने के बाद बच्चों पता है उसको स्ट्रांग भी किया कि सब लोग रहिए, साथ रहिए, कि आपसे कभी कोई कुछ कह ना पाए। ब्रिटिश के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनके खिलाफ एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा यूनाइटेड फ्रंट तैयार किया, कि सब लोग यूनाइट हो जाइए और ब्रिटिश से फिर हम क्या करते हैं, यूनाइट होकर लड़ते हैं। इसी के साथ स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यही से बच्चों पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है 1922 में, सॉरी 1920 में, ठीक है। फीचर्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का बायकॉट। उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को क्या कर दिया गया था, कॉलेजेस जो थे उनको बायकॉट कर दिया गया था। ब्रिटिश कोर्ट्स का बायकॉट, उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी केस होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो हम लोग आपस में बैठ के उसको सुलह कर लेंगे, आपस में बैठ के उसकी एक तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट के पास हम लोग नहीं जाएंगे, ब्रिटिश कोर्ट के पास हम लोग नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में कोई भी नहीं पढ़ेगा ब्रिटिश के। तो ये सारी चीजें थी। ये इसी को बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, की कॉपरेट ही नहीं किया था, ठीक है।
उसके क्या फीचर्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का बायकॉट। उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को क्या कर दिया गया था, कॉलेजेस जो थे उनको बायकॉट कर दिया गया था। ब्रिटिश कोर्ट्स का बायकॉट, उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी केस होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो हम लोग आपस में बैठ के उसको सुलह कर लेंगे, आपस में बैठ के उसकी एक तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट के पास हम लोग नहीं जाएंगे, ब्रिटिश कोर्ट के पास हम लोग नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में कोई भी नहीं पढ़ेगा ब्रिटिश के। तो ये सारी चीजें थी। ये इसी को बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, की कॉपरेट ही नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉरेन गुड्स का बायकॉट। उन्होंने कह दिया जितने भी स्वदेशी जो हमारे देश की चीजें हैं उन्हीं का यूज करो, कोई भी विदेशी चीज को यूज ना करो। फॉरेन गुड्स का बायकॉट, बायकॉट का मतलब होता है पत्ता साफ कर देना। टाइटल्स और ऑनर्स रिटर्न करना, उन्होंने कहा जिसको जो टाइटल्स वगैरह है उनको वो टाइटल्स क्या कर देना, दोबारा से रिटर्न कर देना। इस मूवमेंट में फर्स्ट टाइम आम जनता को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया, जैसे स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वुमेन सब इन्वॉल्व हुए, सबको पॉलिटिक्स से जोड़ा गया, बच्चों से लेकर किसान, किसान से औरतें, औरतों से लेकर सारे लोगों को इसमें जोड़ा गया। ये होता है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन का मतलब ये होता है कॉपरेट करना, साथ देना एक तरीके से, और नॉन कॉपरेशन का मतलब ये है कि साथ किसका दिया जाएगा, गवर्नमेंट का, ब्रिटिश का। तो इन्होंने बोल दिया था कि कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में क्या था, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में, एंड सस्पेंशन और सस्पेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि जो चौरी चौरा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि चौरी चौरा, डायरेक्ट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ये जो चौरी चौरा है, ठीक है, ये जो चौरी चौरा है ये कब स्टार्ट हुआ, तो आप बोल देना कि भैया ये 1922 में हुआ। इससे पूछा जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप बता देना कि भैया वो 1920 में हुआ था। ये बातें जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, 1922 में यूपी के गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा कहाँ है, कोई पूछे तो बता देना कि गोरखपुर के पास में है। हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैश हो गया। जो धरने पे लोग बैठे थे और जो पुलिस थी, उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। एंग्री मॉब ने पुलिस स्टेशन जला दिया। वहां की जो एंग्री मॉब जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया। 22 पुलिसमैन की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये बात जरूर याद रखिएगा। कितने लोगों की डेथ हो गई थी, कितने लोगों की हो गई थी, 22 पुलिसमैन की क्या हो गई थी, 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी बच्चों, डेथ हो गई थी। आगे समझे, एंग्री मॉब ने पुलिस स्टेशन जला दिया था, ये भी याद रखना, एंग्री मॉब ने पुलिस स्टेशन जला दिया था। नेक्स्ट जगह गांधी जी शॉक्ड हो गए थे इस सब चीजों को देखकर। उनका मानना था कि मूवमेंट नॉन वायलेंट होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि वहां पर जो नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए सब इकट्ठा हुए थे, लेकिन मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए था, नॉन वायलेंट होना चाहिए था। ये नॉन वायलेंट नहीं है, ये कैसा एक तरीके से पूरी तरीके से वायलेंट है। इसलिए उनका मानना था कि इस मूवमेंट को क्या होना चाहिए था, नॉन वायलेंट होना चाहिए था। रिजल्ट अब क्या निकलेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों, रिजल्ट का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कह दिया भैया सुनो, अब कोई भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलेगा। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल था, लेकिन गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल पर फर्म रहे। बच्चों, उन्होंने जब ये डिसीजन लिया तो बच्चों ये डिसीजन एक तरीके से कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल का मतलब एक तरीके से विवाद हुआ इस पे, लेकिन गांधी जी अपने प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, उनका सिद्धांत यही था कि कोई भी काम लड़ाई दंगे से नहीं करेंगे। उनका काम ही था कि कोई भी वायलेंस नहीं होगा। लेकिन इनके इस प्रोटेस्ट में वायलेंस हो, इन्होंने तुरंत अपने इस प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, बंद करा दिया। इसलिए कहते हैं फर्म रहे। फर्म का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, अपने अडिग रहे, अमर रहे अपनी बात पे। आ गया समझें। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में हुआ, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं। अब आते हैं सबसे आइकॉनिक मूवमेंट पे। याद रखना, ये मूवमेंट उनका सबसे आइकॉनिक है, गांधी जी का सबसे ज्यादा आइकॉनिक मूवमेंट कौन सा है, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सॉल्ट मूवमेंट। इसका मेन एम था ब्रिटिश लॉस को ओपनली तोड़ना, नॉन वायलेंटली। मतलब उन्होंने कहा कि बिना लड़े, बिना कुछ करे, ब्रिटिश लॉस का मतलब जो नियम कानून है उसको क्या करना, पूरी तरीके से तोड़ देना, उसको पूरी तरीके से क्या कर देना, ब्रेक कर देना ब्रिटिश लॉस को।
सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह होता है। ब्रिटिश ने सॉल्ट पर टैक्स लगा रखा था। सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी थी, हर गरीब आदमी यूज करता था। अब मसला क्या था, सॉल्ट, आप देखो सॉल्ट इसलिए ही सस्ता है, ये गांधी जी का ही क्या है, एक तरीके से पूरी मेहनत है, जिस वजह से आज हम लोग सॉल्ट सस्ता यूज कर रहे हैं। कितना भी बड़ा पैकेट ले लो, 20, 30, 40 रुपए का मिल जाएगा, बड़े ब्रांड का भी। क्यों? क्योंकि ये इसी वजह से आया, ये सिविल डिसोबीडियंस की वजह से ही आया। इसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगे थे, तब हमारे गांधी जी ने जाकर सॉल्ट सत्याग्रह क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से क्या करा था, लॉज, जो ब्रिटिश के लॉज थे उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया था, और इन्होंने दांडी मार्च निकाला था 1930 में। और दांडी मार्च में ही उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश ने जो सॉल्ट पर टैक्स लगा रखा था, उससे उन्होंने फाइट करी थी, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, अपनी बात को रखा था, और उन्होंने बोला था कि साहब सॉल्ट के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हैं, सॉल्ट एक बेसिक नीड है, हर इंसान की जरूरत है, हर एक हाउस होल्ड की नीड है, हर गरीब आदमी, अमीर आदमी, सबको ही खाता है, तो इसलिए प्लीज ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स ना लगाइए जो हर इंसान की डेली नेसेसिटी होती है, डेली यूज होता है। गांधी जी ने इस लॉस को चैलेंज करने का डिसीजन ले लिया उन्होंने कि हम इसको क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। दांडी मार्च, ठीक है, साबरमती आश्रम में दांडी तक 240 माइल्स मार्च, ठीक है। अब सुन लो, आपसे पूछा जाएगा दांडी मार्च, तो दांडी मार्च में क्या हुआ था, दांडी मार्च में ये लोग, गांधी जी वगैरह लोग क्या थे, और इनकी पूरी टीम जो थी, ये साबरमती आश्रम पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? ये साबरमती आश्रम पहुंचे थे, ठीक है, दांडी से दांडी तक। कहां? सब आश्रम से दांडी तक पहुंचे। दांडी भी एक तरीके की क्या है, जगह है, ठीक है, पहुंचे थे। और इसका पूरा जो डिस्टेंस था, ये क्या था, जो डिस्टेंस था बच्चों, वो 240 माइल्स था। अब आपसे पूछा जाएगा माइल्स, पूछा जा सकता है, वैसे बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है कि माइल्स क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1.5 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल्स, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का मतलब 1 माइल होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये हुआ कब तक? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दांडी मार्च पूछा जा सकता है कि ये जो दांडी मार्च है ये कब से स्टार्ट हुआ, तो बता दिएगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ। आगे समझे, गांधी जी ने समुद्र से नमक बना कर लॉ तोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम समुद्र से नमक को क्या करेंगे, बनाएंगे, वहां से निकाल के लेकर आएंगे। और उन्होंने ये करके सारे लॉज और नियम क्या कर दिए, कानून तोड़ दिए। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज था। ये सिंबॉलिक था, उनका ये ट्रेंड मार्क एक तरीके से क्या था, एक्ट था गांधी जी का। लेकिन बच्चों पता है, लेकिन ये बहुत इंपैक्टफुल रहा, इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर। इम्पैक्ट में नेशन वाइड प्रोटेस्ट सिर्फ यहां उनके देश में नहीं हुआ, दांडी में नहीं हुआ, सिर्फ साबरमती आश्रम में नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे होल इंडिया लेवल पर, ठीक है, पूरे भारत लेवल पर क्या हुआ, इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। इसमें याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाएगी कि सबसे ज्यादा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किस एक्ट में आया, तो बता दिए दांडी मार्च में आया था। वुमेन्स का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज मिला, यहां पर जाकर ब्रिटिश अथॉरिटी को लगा कि हाँ भैया, देश में कोई इंसान है जिसने क्या कर रखा है, एक इकलौते इंसान ने क्या कर रखी है, हमारी नींदें खराब कर रखी है। तो उनको पता चला कि भैया देश में चैलेंज है। कंक्लूजन ये निकला, गांधीयन मास मूवमेंट्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मास लेवल पर ले गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका ये निचोड़ है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। अगर इन निचोड़ को देख लोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। गांधीयंस मास मूवमेंट ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को मास लेवल पर ले गया। गांधी के मास मूवमेंट ने पता पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स को, जो भारत हमारा आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसको एक मास लेवल पे ले गया। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ में आ गई लड़ने के लिए। नॉन वायलेंस और यूनिटी ने ब्रिटिश रूल्स को वीक कर दिया। कौन से? नॉन वायलेंस और यूनिटी ने, मतलब कोई विद्रोह भी नहीं करते थे, कोई लड़ा दंगा भी नहीं करते थे कि जेल में डाल दो, और साथ ही साथ यूनिटी भी बहुत थी, एकता भी बहुत थी, जहां जाते थे सब एक साथ जाते थे। इस चीज ने ब्रिटिश के रूल्स को क्या कर दिया, थोड़ा कमजोर कर दिया। इन मूवमेंट्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मेंटली और पॉलिटिकली रेडी कर दिया। इस मूवमेंट ने पता है क्या करिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मेंटली और पॉलिटिकली रेडी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इंडिया हमारी पूरी तरीके से क्या है, आजाद है, पूरी मेंटली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से बिल्कुल तैयार है।
एग्जाम टिप्स जरूर याद कर लेना, पीवाईक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन रिलेशंस, ये अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, पढ़ लो जाकर। चौरी चौरा अब भी पढ़ाया, उसका इम्पैक्ट पूछा जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस यहां तो पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर तुम्हें क्या करना है, इन्हें तुम अच्छे से बच्चों क्या कर लो, इन्हें तुम अच्छे से तैयार कर लो। अगर तुम्हें क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ये जो टॉपिक्स हैं बच्चों, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हॉट इंपॉर्टेंट हैं, हॉट, वेरी वेरी हॉट हैं, ये हॉट इंपॉर्टेंट, हॉट इंपॉर्टेंट। आ गया समझ? अगर तुमने इनको प्रिपेयर कर लिया तो तुम समझ जाओ चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। चलिए फटफट इसके एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज कह सकते हो, पहला मिस है, दूसरा है, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेन लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में से में कौन से मुख्य नेता थे, कौन से नेता एक तरीके से मुख्य थे, मेन लीडर थे। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सैयद अहमद खान एंड अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, और साथ मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान। तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ये खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर थे। अभी आपको क्या करा गया है, बताया भी गया है। आ गया समझ में, ये कौन थे, ये एक तरीके से मेन लीडर थे बच्चों। आ गया समझ में, एक मिनट दीजिएगा, ये मेन लीडर थे। कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद लिखा है व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया, महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया, ये बात याद रखिएगा। तो पूछा गया गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। टू गेट द सिंपैथी ऑफ द टर्किश एम्पायर टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिल्कुल यही जवाब है। उनका ये कहना था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर लाना चाह रहे हैं, वो एक साथ उनको लाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं ये दोनों एक साथ काम करें, एक साथ रहें, जिससे क्या हो जाए, ब्रिटिश डर जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में से कौन सा असहयोग आंदोलन की एक मुख्य विशेषता नहीं है। बायकॉट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, भैया ये तो थी। सरेंडर द टाइटल्स एंड ऑनर्स, ये भी थी। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वायलेंट प्रोटेस्ट, बच्चों पूरे में वायलेंट प्रोटेस्ट की तो बात ही नहीं करी है। यहाँ पर क्या बात करी गई है, वायलेंट की। हम लोग कितनी देर से काय की बात कर रहे हैं, हम लोग कितनी देर से नॉन वायलेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वायलेंट दे रखा है, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमसे पूछा वॉज नॉट अ मेजर। याद रखना बच्चों, जो नॉट वाले क्वेश्चन हो उनको ध्यान से अटेम्प्ट करना, तुम सही देखकर कर जाओगे, लेकिन तुमसे वो गलत पूछा होगा। उसके बाद लिखा है इन विच ईयर एंड विच प्लेस डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। मैंने अब भी तुम्हें बताया था कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ है वो कहां हुआ है, गोरखपुर में हुआ है। देखो तुम्हें डेट नहीं भी अगर याद है, तुम्हें जगह याद है, तुम्हें अगर बच्चों डेट नहीं भी याद है और तुम्हें क्या है, अगर जगह याद है, तो तुम्हारा काम आराम से हो सकता है। गोरखपुर पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह है, बी वाले में, तो जाहिर सी बात है डेट भी यही होगी। ठीक है, 1922 गोरखपुर, याद रखिएगा। सेकेंड है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, मतलब तुरंत। इमीडिएट का मतलब होता है चौरी चौरा की घटना के तुरंत परिणाम क्या थे, तुरंत क्या चीजें हो गई थी, इंस्टेंट। लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं। अरेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नहीं। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन हो गया था, याद रखिएगा। क्या हो गया था, सस्पेंड हो गया था, ये इसको सस्पेंशन मिल गया था। क्यों मिल गया था, क्योंकि यहां पर नॉन वायलेंस एक्ट था, लेकिन वहां के जो लोग थे उन्होंने उसको वायलेंट कर दिया था, इसलिए इसको सस्पेंड किया गया था। द फेमस दांडी मार्च लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विच मूवमेंट। गांधी जी द्वारा शुरू की गई प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी के द्वारा स्टार्टिंग शुरू की प्रसिद्ध दांडी यात्रा की आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस। देखो दांडी मार्च का मतलब ये सिविल, अभी आपको मैं ऊपर ही पढ़ाकर आया हूं, इसका मतलब क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस होता है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम लोग बोलते हैं सिविल
डिसओबीडियंस, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है फ्रॉम वेयर डिड दांडी मार्च स्टार्ट एंड हाउ लॉन्ग इट डिड इट लास्ट। मैंने अब भी तुम्हें बताया था बच्चों, क्या बताया था कि ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। ये कहां से स्टार्ट हुई थी? ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी बच्चों। साबरमती आश्रम देख लो, साबरमती आश्रम तुम्हारा क्या है, एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो कुछ भी मत सोचना, पहले वाले को आंसर लगा देना। लेट ठीक है, लास्टेड फॉर 24 डेज, 24 दिनों तक ये चली थी, याद रखिएगा। उसका लिखा व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज सॉल्ट एज अ सेंट्रल सिंबल्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब भी तुम्हें बताया था सिविल डिसोबीडियंस को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह। तो इन्हीं ने लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा, गांधी जी ने नमक को ही अपना अवज्ञा आंदोलन के प्रति केंद्रीय सेंट्रल प्रतीक के रूप में क्यों चुना? सॉल्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, भैया बहुत सस्ता था। इट वॉज ए बेसिक नेसेसिटी, बस ये इंपॉर्टेंट सवाल। उन्होंने बोला था कि भैया ये एक हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हर इंसान की, गरीब और अमीर सबकी, इसके ऊपर कम से कम टैक्स ना लगाइए, ठीक है। इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पास विच लीड द फाउंडेशन ऑफ द फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी? बच्चों बताइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था लाहौर सेशंस में। कहां हुआ था? लाहौर सेशन, जो 1929 में हुआ था। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द नागपुर सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1920 वेयर द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज रेटिफाइड। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की? मतलब वहां पर कौन उसने लीड किया था, ठीक है। साथ ही साथ पूछा गया जहां असहयोग कार्यक्रम की पुष्टि भी की गई थी, उसको एक तरीके से असहयोग आंदोलन को एक तरीके से क्या करा गया था, रेटिफाइड किया गया था, उसको जाना गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विजय घावराचार्य, ठीक है। सेकंड है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, वो थर्ड है हमारे पास लाला लाजपत राय, और थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास चित्तरंजन दास। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा विजय राघवाचार्य, ठीक है, और सी भी इससे पहले लगा लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस इन 1923। 1923 में कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी के गठन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? मतलब जो स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है, उसके पीछे के, उसको बनाने के जो पीछे के रीजन थे वो क्या थे? पहला ऑप्शन है आपके पास टू सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स, टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड wreck द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन, ठीक है। हाँ, ये है कि उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर एंट्री करना ही इनका क्या था, स्वराज पार्टी का मेन मोटो था। याद रखिएगा, कोई भी पूछे स्वराज पार्टी का मेन मोटो क्या था, मेन मोटो, तो आप बोल देना इनका मेन मोटो था कि ये जल्द से जल्द क्या करें, ये जल्द से जल्द वो जो ब्रिटिश काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें जाकर एंट्री करें और जाकर जाने परखें क्या है क्या नहीं है। Who were the founders of the स्वराज पार्टी established in January 1923? जो जनवरी 1923 में जो स्वराज पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका फाउंडर कौन था? याद रखिएगा, इनके फाउंडर अभी हमने तुम्हें बताए थे कौन है इनके फाउंडर, मोतीलाल नेहरू और साथ ही साथ चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके कौन है, फाउंडर्स हैं। In which year did the British government appoint the Simon Commissions to review the functioning of the Government of Act Indian Act 1919? 1919 के गवर्नमेंट एक्ट के लिए सिमन कमीशंस को रिव्यू करने की फंक्शनिंग क्या थी? और ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन की एक तरीके से
गठन किया, नियुक्ति करी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927 में करी थी। कब करी थी बच्चों? 1927 में करी थी। कब करी थी? 1927 में। पूछा जाए 1927 में क्या हुआ था तो बता देना कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए सिमन कमीशन को क्या किया था? साइमन कमीशन को बनाया था। ठीक है, चलिए। Which Indian nationalist leader tragically died during a peaceful protest against the Simon Commission due to a police लाठी चार्ज? याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही फंस सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमन कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिमन कमीशन ड्यू टू द पुलिस लाठी चार्ज। जब पुलिस लाठी चार्ज हो रहा था तो साइमन कमीशन के अंदर कौन एक इंडियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, विपिन चंद्र पॉल थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे? ठीक है, गोखले जो है हमारे। लेकिन सही जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। उनकी क्या हो गई थी? उनकी इस मूवमेंट में मौत हो गई थी। जब पुलिस ने सबके ऊपर लाठी चार्ज किया था तो उनके ऊपर भी हुआ, तभी उनकी क्या हुई? तबियत खराब हुई और वो बेचारे क्या हो गए? चले गए, इनका टिकट कट गया। हु प्रिपेयर्ड द नेहरू रिपोर्ट्स इन 1928 विच आउटलाइंड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन डिमांडिंग डोमिनियंस स्टेटस? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया गया था? किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने? सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। क्या हो जाएगा बच्चों? मोतीलाल नेहरू ने इसकी क्या करी थी? डिमांड करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच डेट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? पूर्ण समाज दिवस अक्रॉस द कंट्री। पूर्ण स्वराज दिवस, या एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस, या इससे पहले अभी आपको स्वराज पार्टी जो आपने अभी बात करी थी, उन सेम वही क्वेश्चन है, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री पूरे देश में किस तारीख पर मनाया था? ठीक है, 15 अगस्त 1930 में, या 15, ठीक है, 26 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1929, 13 अप्रैल 1919? सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग, एट द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी प्रेजेंट बिफोर वायसराय इरविन इन हिज फेमस लेटर? आ गया समझे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपने प्रसिद्ध पत्र में कितनी मांगे की थी? 11 डिमांड थी बच्चों, 14 थी, 5 थी, या 21? इसका सही जवाब हो जाएगा 11 डिमांड्स करी थी उन्होंने। क्या करी थी? 11 डिमांड्स करी थी। आ गया समझ में? 11 डिमांड्स करी थी। कौन कौन सी थी वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, तो उसको अभी स्किप कर जाते हैं। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह हु लेड द सॉल्ट मार्च टू द कोस्टल टाउन ऑफ वेदारनायम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी? इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, नमक सत्याग्रह के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में तटीय शहर, तटीय जो शहर था विदारनायम, ठीक है, तक नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? कौन लीड कर रहा था उस पूरे मूवमेंट को? उस पूरे मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? आगे समझे? ए.के. किलापन, ठीक है, और सी राजगोपालचारे, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान? इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारे साहब। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारे साहब। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है कि हु लेड द लेजेंडरी नॉन वायलेंस रेड ऑन द on the Darsana Salts works in May 1930 after Mahatma Gandhi's arrest? महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद मई 1930 में धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर ऐतिहासिक अहिंसक छापे का नेतृत्व किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था, एन.ए. बेसेंट ने किया था, सुचेता कृपलानी ने किया था? सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा सही जवाब? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ये आपकी सेकंड यूनिट जाकर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके एमसीक्यूज मैंने करा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कहीं से फंसेगा तो यहीं से फंस जाएगा। जरा 1 मिनट दीजिएगा, पानी पी लूं मैं।
चलिए मूव करते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे, कॉन्स्टिट्यूशंस, माइलस्टोन्स एंड नेगोशिएशंस। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन माइलस्टोन्स क्या होता है और नेगोशिएशंस क्या होती हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। साइमंस कमीशंस का बॉयकॉट हुआ था, पहले तो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, क्या करा था, स्वराज समाज। अभी हम आगे पढ़ के आए हैं तो उम्मीद है, आपसे उम्मीद करते हैं आप याद कर, आपको पता होगा। ठीक है, साइमन कमीशंस का बॉयकॉट इसलिए हुआ था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो स्वराज पार्टी बन रही थी उसके लिए इन्होंने बना दिया था कि उसका देखभाल करने के लिए कि जो है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या है, पूना समाज डिक्लेरेशन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वही हमारी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसको जरूर याद करिएगा। एंड गांधी जी इरविन एक्ट, और साथ ही साथ गांधी जी का जो इरविन एक्ट जो था प्रोसेस जो उन्होंने बात करी थी उसको भी इन्होंने बताया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जो एक तरीके से प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी उसकी भी बात करी गई है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्तों, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ प्रोटेस्ट और मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नेगोशिएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस भी था। आज हम डिकोड करेंगे यूनिट थर्ड, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूना समाज। ठीक है, 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा, ठीक है, जिसमें हम सबके क्या थे, इनमें नाम, जिसको हम एक तरीके से कमीशन भेजा, जिसे हम पूना समाज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें आप कर सकते हो पूना समाज। ठीक है, सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। बस यहीं पर जाकर क्या हुआ, गांधी जी की कान खड़े हो गए थे जब उनके पास ये कमीशन क्या हुआ आया, ये जो कमीशन बनाया गया, इस कमीशन को क्या करा, उनके पास भेजा गया। ठीक है बच्चों, तो देखा कि उसमें जो मेंबर्स थे, जो उसमें क्या थे, मेंबर्स थे बच्चों, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, कोई भी, नो इंडियन वॉज देयर, नो इंडियन वॉज देयर, वहां पर कोई भी इंडियन नहीं था। बस यहीं पर जाकर क्या हुआ, मामला गड़बड़ा गया। इसलिए इंडिया भर में स्लोगन्स गूंज उठा, क्या है, सिमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो चाहो। ठीक है, तुरंत वो बोला गया कि जो साइमन कमीशन है उसको क्या करो, वापस भेजो, वापस भेजो। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज में सीरियस इंजरी हुई, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक है, उस समय क्या हुआ, लाला लाजपत राय की एक तरीके से क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके रिस्पांस में इंडियंस ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम ब्रिटिशर्स को फॉलो ही नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं कि हम लोग जिसे हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट या डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड। इसके की पॉइंट्स थे, इसके बच्चों क्या थे, की पॉइंट्स है, इसके क्या थे, ये की पॉइंट्स है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, आ गया समझ में। और उसके बाद उन्होंने जब यहां पर जाकर क्या किया, यहां पर जाकर उन्होंने कह दिया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट करेंगे, जिसे कहते हैं कि पूर्ण समाज, क्या कहते हैं उसे, पूर्ण समाज की को बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पूर्ण समाज कहते हैं। उन्होंने पूर्ण समाज की नींव रख दी। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, जिसे कहते हैं ये। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी गई, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, उन्हें क्या, हर किसी को हक मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन यूथ लीडर जैसे उसके बाद उसमें इनके जो यूथ लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, और उसके साथ ही साथ उनके साथ जो इसके बाद एक राज गोपालचारी वगैरह लोग जो थे, ये सारे एक तरीके से क्या हुए, कह सकते हैं कि ये सब बच्चों पता क्या हो गए, ये एंटी हो गए बहुत ज्यादा, मतलब इनका ये सेटिस्फाई नहीं हुए। इसका रिजल्ट ये हुआ 1929 में लाहौर सेशन में क्या हो गया, जो पूर्णा समाज है वो पास हो गया। अब डिमांड क्लियर थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉन डोमिनेंस स्टेटस।
सबको आजादी पूरी दो, किसी भी तरीके कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकता है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। लेटर सेम डेट बिकम रिपब्लिक डे, और बाद में यही डेट क्या बन गई, रिपब्लिक डे बन गई। फिर हम लोग 15 अगस्त को क्या करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। इसके बाद आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गांधी जी इरविन एक्ट आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ बात करने के लिए लंदन में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ बात करने के लिए लंदन में मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, जिसे कहते हैं टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई। कांग्रेस एब्सेंट, पहले में क्या थी, कांग्रेस एब्सेंट थी। सेकंड में क्या हुआ, गांधी जी का पार्टिसिपेशन हुआ। थर्ड में अगेंस्ट कांग्रेस एब्सेंट, दोबारा से कांग्रेस फिर से एब्सेंट हो गई इसमें। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे, ठीक है। ये जो हमारे गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। गांधी जी ने सेकंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, लेकिन कोई मेजर सक्सेस नहीं मिला। सेकंड में गांधी जी अकेले थे, लेकिन ये अकेले रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन वहां पर उनको सक्सेस नहीं मिली बच्चों। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। इस पैक्ट के अंदर, ये जो पैक्ट था कौन सा, गांधी जी इरविन पैक्ट, उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए वो सस्पेंड हो गया था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, जितने भी राजनीति जो कैदी थे उन सबको छोड़ दिया गया। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, ठीक है, और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, लेकिन ब्रिटिश साइड्स ने मेजर पॉलिटिकल डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। इनकी जो मेजर पॉलिटिकल डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 भारत का जो एक्ट था 1935 वाला, उसको और साथ ही साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप पर। ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा और डिटेल एक्ट था। की फीचर्स क्या थे इसके, फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया, याद रखिएगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है, डायरेक्टरी प्रोविंस से हटा दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू रहे, ठीक है। अब अगर आपको प्रोविजनल ऑटोनॉमी का मतलब नहीं क्लियर हुआ तो सुनो। प्रोविजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अब प्रोविजन मतलब स्टेट्स को अपने डिसीजन लेने का राइट था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। अब मतलब ये था कि जहां पर भी जो स्टेट में लोग हैं वो लोग अपने खुद की क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। 1937 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने कई प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद 1937 में क्या होता है बच्चों, 1937 में ये हुआ कि जो हमारी कांग्रेस थी उसने क्या करे, अपने कई सारे क्या करी, अपनी गवर्नमेंट बना ली, कई चीजों को लेकर साथ में लेकर। ये इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बन गया। इसके बाद से ही हमारा जो इंडिया था, हमारा जो देश था, हमारा जो भारत था, ये एक तरीके से क्या बन गया, एक तरीके से डेमोक्रेटिक, ये एक तरीके से क्या बन गया, ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम बन गया यहां पर। कंक्लूजन, तो दोस्तों यूनिट 3 में हमें ये सिखाती है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इमोशनल या वायलेंट नहीं था, बल्कि एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल नेगोशिएशन भी था। साइमन कमीशन से लेकर गवर्नमेंट एक्ट तक 1935 तक हर स्टेप्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए और करीब लाया। ये जितनी भी चीजें थी, इन सबका मेन मोटिव ये था कि हमारे जो भारत है वो एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए और जल्द से जल्द वो आजाद हो जाए। एग्जाम टिप्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इन द सेंस, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत हॉट टॉपिक होने वाले हैं। साइमन कमीशन प्लस नेहरू रिपोर्ट्स पढ़ो, कंपेयर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा, फिलहाल तो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्ग आंसर, लेकिन लॉन्ग आंसर आपका नहीं है अभी के लिए, तो आप सिर्फ इसको एमसीक्यू समझो। इसको क्या समझो, एमसीक्यूज ही समझो इसको आप लोग, ठीक है। क्या समझो बच्चों, इसको एमसीक्यू समझो, क्या समझो, एमसीक्यूज, ठीक है, इसको एमसीक्यू समझो, ठीक है। चलिए ये हटा दो, ठीक है।
उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड मेनली बिकॉज, साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया गया था, उसका पत्ता क्यों साफ कर दिया गया था, उसका बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, इट रिकमेंडेड फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर था, इसमें एक तरीके से इंडियन मेंबर्स नहीं थे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जैसे ही ये ब्रिटिश रूल आया इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने इसको देखा और समझ गए कि इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं है तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। आगे समझे, विच लीडर्स डाइड ड्यू टू इंजरीज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, मैंने अभी तुम्हें बताया था लाला लाजपत राय मरे थे जब वो प्रोटेस्ट में गए थे, तो उनकी क्या हुई थी और क्यों हुई थी, तो याद रखना वहां पर पुलिस ने क्या किया था, वहां पर पुलिस जो थी उसने क्या किया था, लाठी चार्ज कर दिया था, उसने क्या करा था, लाठी चार्ज किया था, उसने लाठी चार्ज किया था, जिस वजह से क्या हुआ था, जिस वजह से लाला लाजपत राय की तबियत खराब हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी। द नेहरू रिपोर्ट 1928 डिमांडेड, जो 1928 में नेहरू की रिपोर्ट जो आई थी वो एक्चुअली किस चीज की डिमांड कर रही थी, वो किस चीज की डिमांड कर रही थी, बताइए बच्चों, वो किस चीज की डिमांड कर रही थी, वो किस चीज की डिमांड कर रही थी 1900, जो एक तरीके से 1928 में, एक मिनट दीजिएगा ये चल क्या रहा है, हाँ तो 1928 में ये जो गांधी जी नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी वो किसके बारे में थी, उसमें बस क्या था, उसमें आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि डोमिनियन स्टेटस के बारे में थी, किसके बारे में थी, डोमिनियन स्टेटस के बारे में थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के बारे में थी। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि भैया ये हर इंसान अपने राज्य में 3 चीजों का अपने क्या कर सकता है, राइट रख सकता है, जो हेल्थ थी, एजुकेशन थी और साथ ही साथ क्या थी, एग्रीकल्चर थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेहरू रिपोर्ट्स कमेटी, नेहरू रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, भैया अभी बताया तुम्हें, मोतीलाल नेहरू जी थे, कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सुभाष चंद्र सॉरी उसके बाद बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर्स ऑफ नेहरूज रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का फीचर क्या नहीं था इसमें, ठीक है, क्या नहीं था, देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात हुई थी, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स के बारे में नहीं हुई थी, सेपरेट नहीं करे गए थे, उनको जोड़े गए थे बल्कि, तो यही आपने नॉट पूछा है बच्चों, नॉट, इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना, अभी तो मैं बताया कि जितने भी ये नॉट टाइप के क्वेश्चन आए इनको प्लीज थोड़ा सीरियस होकर देख लीजिएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है पूर्ण समाज वॉज डिक्लेयर्ड इन विच सेशंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के कौन से सेशन में हुआ था, अभी बताया तो मैंने, लाहौर सेशन में हुआ था, किसमें हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था, लाहौर सेशन में, याद रखिएगा। सेकेंड है हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन, लाहौर सेशन 1929 में किसने प्रिसाइड किया था, किसने उसकी अध्यक्षता की थी, उसमें कौन लीडर था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू साहब थे, पीटी नेहरू साहब थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 26 जनवरी 1930 वो सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे क्या था, इंडिपेंडेंस डे पहले यही था, इंडिपेंडेंस डे पहले क्या था, यही था, उसके बाद में रिपब्लिक डे हुआ है, आपसे पूछा गया है 26 जनवरी 1930 में पहले क्या था, ये इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, याद रखिएगा इंडिपेंडेंस डे था। उसके बाद लिखा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, याद रखो इसकी ईयर जरूर याद कर लेना, फर्स्ट राउंड टेबल, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं बच्चों, फर्स्ट हुआ है, ठीक है, सेकंड हुआ है और थर्ड हुआ है। आज से सवाल किसका पूछा गया है, फर्स्ट वाले का पूछा गया है, तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा 1930 की बात चल रही है, यहां पर किसकी बात चल रही है, 1930 की बात चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड ओनली इन विच राउंड टेबल, कांग्रेस सेकंड में आई थी, याद रखिएगा, सॉरी हाँ कांग्रेस क्या हुई थी, सेकंड में आई थी, बिल्कुल सही जवाब है। तो फर्स्ट हुआ था जिसमें कांग्रेस नहीं आई थी, सेकंड हुआ था जिसमें सिर्फ गांधी जी गए थे, जिन्होंने गांधी, सेकंड में कौन गए थे, गांधी जी गए थे, ठीक है, गांधी जी गए थे, गांधी जी ने पूरी कांग्रेस को अकेले क्या करा था, रिप्रेजेंट किया था, अकेले ही क्या करा था, रिप्रेजेंट किया था बच्चों, याद होगा अभी बताया था, रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अकेले रिप्रेजेंट करने से बहुत ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ पाया था, बस ये बात जरूर याद रखिएगा, कोई ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ पाया था, ठीक है।
ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ पाया था, और थर्ड में भी नहीं आ पाया था, फर्स्ट में भी नहीं आ पाया था। गांधी जी अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। कब किया था? अकेले। अभी तो मैं बताया था अकेले गए थे, इनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ पाया था। सेकंड क्वेश्चन यही आ गया, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के अकेले, सोल का मतलब अकेले, इकलौते क्या थे? एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने कांग्रेस को वहां जाकर क्या किया था? एक तरीके से रिप्रेजेंट किया था। गांधी जी इरविन पैक्ट वॉज साइन, गांधी जी का इरविन पैक्ट जो था वो कब साइन हुआ था? बच्चों ये सब हम लोग थर्ड यूनिट को कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर 1930 की बात करी गई है, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 हो जाएगा, 1930। सेकंड बात कर रहे हैं, विच मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, कौन सा मूवमेंट को करा गया था? बच्चों सिविल डिसोबीडियंस को करा गया था। किसको करा गया था? सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है? और इसको सेकंड बात कर रहे हैं, विच मूवमेंट वो सस्पेंडेड आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, कौन सा मूवमेंट को करा गया था? बच्चों सिविल डिसोबीडियंस को करा गया था। किसको करा गया था? सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है? और इसका जो मेन सिंबल था वो सॉल्ट था, इसका जो मेन सिंबल था सॉल्ट था। पूछा जाए क्यों था, तो बोलते हैं सॉल्ट एक नेसेसरी नीड थी, इसलिए उसको क्या करा गया था? एक सिंबल बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस करती है? अभी तो मैं बताया था, क्या बताया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी आ गया समझे? नॉमी, अब भी तुम्हें बताया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों की फेडरल स्ट्रक्चर अंडर 1935 एक्ट, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय व्यवस्था का क्या हुआ? संघीय व्यवस्था का क्या हुआ? ये बच्चों जो संघीय इनकी व्यवस्था थी वो कभी भी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई, उसको कभी लागू नहीं होने दिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन लीडर्स ने जो फ्रीडम फाइटर्स से लड़ रहे थे। इलेक्शंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर हेल्ड, 1935 इंडियन गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों, ठीक है? 1935 जो एक्ट था उसके अंडर में पहला इलेक्शन कब हेल्ड किया गया? तो बच्चों 1937 में किया गया था। अभी पढ़कर भी आए थे हम लोग 1937 ईयर, याद रख लेना। विच पार्टी फाउंड मिनिस्ट्रीज इन मैनी प्रोविंसेस आफ्टर 1937 इलेक्शन, 1937 के चुनावों के बाद कई प्रांतों में किस पार्टी ने सरकार बनाई? कांग्रेस ने बनाई। तो उस समय तो कोई भी नहीं थी, मुस्लिम लीग भी नहीं थी, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी या कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी नहीं थी। सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस ने ही क्या करी थी? अपनी पार्टी बना ली थी, कांग्रेस ने ही अपनी पार्टी बना ली थी। उसके बाद लिखा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर, ठीक है? जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनका मंडल का क्या हुआ था? ठीक है, एबॉलिश करे गए थे, कंटिन्यू करा गया था, कंटिन्यू करे गए थे। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या करे गए थे बच्चों? कंटिन्यू करे गए थे ये सारे के सारे। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स केम फर्स्ट, इनमें से कौन सा इवेंट पहले आया था? तो याद रखिएगा गांधी इरविन एक्ट बाद में आया, नेहरू रिपोर्ट्स ये भी बाद में आई, पूर्ण समाज ये भी। सही से सवाल हो जाएगा साइमन कमीशन हो जाएगा, ये सबसे पहले आया। ये क्या आया? पहले नंबर पर यही आया। आ गया समझ में बच्चों? ये आपकी यूनिट सेकंड निपट गई। अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी यूनिट थर्ड निपट गई, यूनिट फोर्थ की बात करते हैं ना, फाइनल फेज एंड पार्टीशन। अब देश में सरकार बन गई, कांग्रेस आ गई, लेकिन अब देश का बच्चों पार्टीशन हुआ, ठीक है? या फाइनल फेज आया। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एंड इट्स नेशनल वाइड इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा, पूरे नेशनल वाइड में पड़ा। अदर पैरेलल स्ट्रीम्स, सुभाष चंद्र बोस एंड द INA, द रिवोल्यूशनरी लेफ्ट, ठीक है? एंड पीजेंट वर्कर्स मूवमेंट्स, उसके बाद पीजेंट वर्कर्स मूवमेंट हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। कम्युनल पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, द माउंट बेटन प्लान्स को पढ़ेंगे एंड द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया के बंटवारे को पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1940 का दौर इंडियन हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक और इमोशनल फेज था? एक तरफ देश डू और डाई कर रहा था, क्या कर रहा था? करो या मरो कह रहा था, कि नारे के साथ ब्रिटिश अंपायर्स को ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा था, ठीक है? उनके ताबूत में आखिरी कील की, बस करो या मरो, ठीक है? ये ब्रिटिश को हटाने के लिए। और दूसरी तरफ देश के अंदर पार्टिसिपेशन मतलब विभाजन की आग सुलग रही थी,
देश के अंदर क्या चल रही थी? विभाजन की आग सुलग रही थी, पार्टिसिपेशन की आग सुलग रही थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का आपका जो एमजेपी का है उसके सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 4th यूनिट की, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा द फाइनल फेज एंड द पार्टिसिपेशन के बारे में। अगर आप यूपीएससी या एसएससी या कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इट्स नेशनल वाइड इम्पैक्ट। विजुअल क्लू, ग्राफिक और गांधी जी गिविंग स्पीच ऑन भारत छोड़ो बैनर्स। गांधी जी एक बार भारत छोड़ो बैनर्स के नीचे क्या कर रहे थे? स्पीच दे रहे थे। बैकग्राउंड, क्यों शुरू हुआ ये? 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा था। कौन सा भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। पूछा जाएगा अभी कौन सा मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है, कौन सा भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था, जो पूरी तरह से फेल रहा। वो पूरी तरीके से फेल रहा। ब्रिटिशर्स बायस बातें घुमा रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे? बस बातें घुमा रहे थे, रियल पावर ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान छूने लगी। वहां पर इन्फ्लेशन बहुत हो गया था, महंगाई बहुत हो गई थी। कब? वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। द लॉन्च 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया, ठीक है, टैंक मैदान, ठीक है, अगस्त क्रांति मैदान से गांधी जी ने इस मूवमेंट का ऐलान किया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन से मैदान से इसका ऐलान हुआ था। द स्लोगन, गांधी जी ने अपना सबसे आइकॉनिक नारा डू और डाई, करो या मरो दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब हमें पूरी आजादी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, 9 अगस्त की सुबह ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जीरो और चलाकर गांधी जी, नेहरू जी और सारे टॉप लीडर्स, कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। नेशनल वाइड इम्पैक्ट, आम जनता का राज। उसके बाद पता है सारे लोग को अरेस्ट कर लिया, इनके जो मेन लीडर्स थे। उसके बाद आम जनता का क्या हुआ? नेशनल वाइड इम्पैक्ट देखने को मिला। टॉप लीडर्स ने जेल्स की जाने के बाद ये मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट, क्या? लीडरलेस मूवमेंट, कि तुम्हारा लीडर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम बिना लीडर्स के ये मूवमेंट चलाओ, बन गया। आम जनता ने खुद लीडरशिप संभाली, वहां के जो कॉमन पीपल थे उन्हीं ने खुद लीडरशिप संभाली। अंडरग्राउंड रेडियो, यूषा मेहता और उनके साथियों ने सीक्रेट रेडियो चलाया ताकि लोगों तक सही खबर पहुंचाई जा सके। पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, समांतर सरकार। कुछ जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंका और अपनी सरकार बनाई, जैसे बलिया यूपी में चिट्टू पांडे ने, और सतारा महाराष्ट्र में इन्हीं ने अपनी सरकार बनाई। इन्हीं ने क्या करा था? ब्रिटिश को हटा दिया था, ब्रिटिश का वहां से कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं हम। इसको पढ़ लो आप लोग, ठीक है, इसको क्या कर लो? पढ़ लो। आ गया समझ? चलिए, उसके बाद लिखा है पैरेलल स्ट्रीम्स, नेताजी, आईएनए एंड लेफ्ट मूवमेंट। इसमें यही है सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए, ठीक है, आजाद हिंद फौज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी पूछा जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट, नेताजी और गांधी जी के बीच स्ट्रैटेजी को लेकर आइडियोलॉजी डिफरेंस थे, ठीक है। ट्रिप्यूसिस क्राइसिस 1939 में नेताजी का मानना था कि ब्रिटिशर्स अगर वर्ल्ड वार सेकेंड में फंसे हैं तो ये सही मौका है कि उनके ऊपर हथियार उठाने का। स्केप्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भागो। 1941 में नेताजी घर से बेघर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। आईएनए, ठीक है, इन द आईएनए रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, आजाद हिंद फौज की पहचान। रश बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की नींव रखी थी। याद रखना, किसने रखी थी? रश बिहारी बोस ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन 1943 में सिंगापुर पहुंचकर नेताजी ने इसकी कमांड संभाली। लेकिन इसको रखा किसने था? बिहारी बोस साहब ने रखा था। 10 स्लोगन, उन्होंने आइकॉनिक नारे दिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारे नारे इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है, यही मिलेंगे तुम्हें देखने को। उसके बाद लिखा है कि द इम्पैक्ट, ठीक है, हालांकि आईएनए मिलिट्री, ठीक है, आजाद हिंद फौज जो है हमारी, आईएनए मिलिट्री वाइज पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। जो आईएनए थी आजाद हिंद फौज पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब ब्रिटिशर्स ने रेड फोर्ट, लाल किला ट्रायल्स चलाए
तो पूरी इंडियन आर्मी और नेवी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह रेबेलियन स्टार्ट कर दिया, जिसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी कहा जाता है, 1946 कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द रेवोल्यूशनरी लेफ्ट एंड पीजेंट्स वर्कर्स मूवमेंट। इस दौरान में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असद अली ने अंडरग्राउंड लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया। उन्होंने सबने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। पीजेंट मूवमेंट्स उसके बाद आया। फार्मर्स ने हाई टैक्सेस के खिलाफ बड़े मूवमेंट्स किए। तो किसान थे, उनके ऊपर जो बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था, जो ब्याज लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था, लगान, उसके ऊपर उन्होंने मूवमेंट चलाया। जैसे बंगाल में तेभागा मूवमेंट्स, जहां फार्मर्स ने डिमांड की कि उन्होंने 2/3 क्रॉप शेयर मिलना चाहिए, और हैदराबाद में तेलंगाना पीजेंट्स आर्म्ड स्ट्रगल, ये सारी चीजें शुरू हो गई। कम्युनल पॉलिटिक्स और माउंटबेटन प्लान एंड पार्टिसिपेशन देश की आजादी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जो एक तरीके से सांप्रदायिक राजनीति ने देश को टुकड़े कर दिए। राइट टू कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग डिमांड, 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफिशियली पाकिस्तान की डिमांड की थी। टू नेशनल थ्योरी की हिंदू और मुस्लिम्स को अलग नेशंस हैं, उनको अलग करना चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए एक प्लान दिया जो फेल हो गया, क्योंकि कांग्रेस और लीग के बीच एग्रीमेंट नहीं बन पाया। जो लीग कमेटी थी और जो कांग्रेस थी, उन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाई। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मतलब अनाउंस किया, जिसके बाद कैलकाटा किलिंग हुई, पर पूरे देश में कम्युनल राइट्स, ठीक है, डैंज भड़क गए। जितने भी कम्युनल राइट्स थे वो सारे लोग भड़क गए। द माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान, ठीक है, 3 जून को माउंटबेटन प्लान हुआ था। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर देखकर नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपना प्लान अनाउंस किया, जिसे माउंटबेटन प्लान या पार्टिसिपेशन प्लान कहते हैं। की मूवमेंट्स, इंडिया को दो डोमिनेशंस में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी गई कि वो या तो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। बाउंड्री कमीशन, सर साइरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया देश की बॉर्डर लाइन खिंचवाने के लिए, जिसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, बार बार हर साल बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन क्या होती है। तो याद रखना, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और सर साइरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया था, तो उन्हीं ने बंटवारे की लाइन दिखाई गई थी, बंटवारा दिखाया गया था, यहां से इतना तो पाकिस्तान होगा, यहां से यहां इतना इंडिया होगा, उसी को रेडक्लिफ लाइन बोलती है, क्योंकि उस लाइन को बताया किसने था, रेडक्लिफ साहब ने बताया था। द पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंस, अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी अपने साथ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन और ट्रेजेडी लेकर आई, ठीक है। करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए और मासूम लाखों की जानें चली गई, ठीक है। अगर आप एमजीपी बीए 6 सेमेस्टर्स हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और यूनिट 4 का फाइनल फेज पार्टिसिपेशन के ऊपर एकदम सिलेक्टिव और हाईली टारगेटेड 10 मॉडरेट एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल है, ठीक है बच्चों। MCQs, in which session of the All Indian National Congress Committee was the famous Quit India Resolution passed on 8 August 1942? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव या पारित किया गया था, ठीक है। वार्धा सेशन, ठीक है, बॉम्बे सेशन, त्रिपुरा सेशन, रामगढ़ सेशन। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों बांद्रा सेशन, सही जवाब आपका हो जाएगा बॉम्बे सेशन, जो हमारा क्या होने वाला है, सेकंड ऑप्शन होने वाला है, इसको टिक कर देगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच सीक्रेट ऑपरेशंस वर ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अरेस्ट ऑन द मॉर्निंग ऑन 9 अगस्त 1942? 9 अगस्त 1942 की सुबह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी शीर्ष
नेताओं को किस गुप्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया? बच्चों याद रखिएगा, ये जीरो आवर्स ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो आवर्स मतलब एक तरीके से जीरो आवर्स ऑपरेशन था ये, जीरो आवर्स, ठीक है, ऑपरेशन। इसके अंडर में सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके बाद पता क्या हुआ था? इसके बाद नॉन लीडर मूवमेंट चला था, जिसमें लीडरलेस मूवमेंट चला था, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द अंडरग्राउंड सीक्रेट रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट टू ब्रॉडकास्ट नेशनलिस्ट न्यूज? निम्नलिखित में से किसने भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय समाचारों को प्रसारित करने के लिए एक भूमिगत अंडरग्राउंड रेडियो गुप्त स्टेशन की स्थापना की थी? बच्चों किसने करी थी? सही जवाब आपका हो जाएगा उषा मेहता ने करी थी। उषा मेहता ने करी थी इनकी, ठीक है, किसने करी थी? उषा मेहता ने करी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट समाचार सरकार एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय चिट्टू पांडे? ठीक है, याद रखिएगा, चिट्टू पांडे ने क्या करा था? सरकार को पहले ही निकाल के अपने देश से, अपनी जगह से क्या कर दिया था? फेंक दिया था, ठीक है। तो और वो क्या था? वो एक तरीके से बलिया जगह थी। क्या थी? बलिया। एक दो ही जगह हुई, एक तो सतारा महाराष्ट्र में हुई थी और साथ ही साथ बलिया में। लेकिन जीतू पांडे की बात अगर करी जाएगी तो वो बलिया होगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होगा, बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस ऑफिशियली टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की इन सिंगापुर? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष के दौरान सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था? तो याद रखिएगा, वो 1943 की बात थी। कब थी वो? 1943 की बात हो रही थी। वो कब थी? 1943 का सही जवाब हो जाएगा 1943, ये हो जाएगा सी वाला। आगे समझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल्स, लाल किला, याद रखना, इसमें आर्मी के लिए बच्चों को बताया गया था, इसमें इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में हो गई थी, ठीक है। वर्क कंडक्टेड अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन आजाद हिंद फौज की जो थी आर्मी, वो अगेंस्ट में हो गई थी, वो एंटी हो गई थी ब्रिटिशर्स के। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटिनी विच शूक द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन विच ईयर? ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाला ऐतिहासिक शाही भारतीय सेना RIN विद्रोह किस वर्ष हुआ? ठीक है, 1942, 44, 45, 46। सही जवाब हो जाएगा आपको 1946। क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा बच्चों, 1946 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस तेभागा मूवमेंट 1946 टू 1947, 1946 से 47 में, इन विच शेयर ग्रुपर्स डिमांडेड 2/3 ऑफ द हार्वेस्ट टुक प्लेस इन विच प्रोविंस? ठीक है, किस लोगों ने बताया था? बंगाल के लोगों ने क्या करी थी? 2/3 की क्या करी थी? डिमांड करी थी, याद रखिएगा, 2/3 की डिमांड करी थी, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 2/3 की डिमांड करी थी। नेक्स्ट है, विच डेट वॉज अनाउंस्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय मौलाना अली मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग टू प्रेस देयर डिमांड फॉर पाकिस्तान? कब करी गई थी बच्चों? याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को करी गई थी। कब करी गई थी? 16 अगस्त 1946 को करी गई थी। आगे समझे। और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बन भी गया था। द माउंटबेटन प्लान विच लेड डाउन द ब्लूप्रिंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड ऑन विच डेट? कब करा गया था? 3 जून 1947 को पार्टीशन कर दिया गया था। 3 जून को कर दिया गया था। 3 जून को 1947 को इनका पार्टिसिपेशन अनाउंस कर दिया गया था। और साथ ही साथ सर रेडक्लिफ को बुलाया गया था, जिन्होंने इनके पार्टिसिपेशन की बाउंड्रीज क्या करी थी? नापी थी, जिसके बाद वो रेडक्लिफ बाउंड्रीज के नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड किंगडम व्हेन इंडियन अचीव इंडिपेंडेंस 1947? 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, नेवेली चैम्बरलेन थे, या सही जवाब हो जाएगा क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट, CLEMENT, क्लेमेंट एटली, ATTLEE, इटैली, ठीक है, क्लेमेंट इटैली थे, इनको याद रखिएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज अफेक्शनेटली नोन एज बाई अम्मा, who played an active role in mobilizing women support during the nationalistic phase? निम्नलिखित नेताओं में से किसे
सहपूर्वक बी अम्मा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने राष्ट्रवादी चरण के दौरान महिला समर्थन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसको बताया जाता है? ठीक है, आबादी बनो बेगम। किसको? आबादी बनो बेगम को बोला जाता है बी अम्मा। क्या बोला जाता है? बी अम्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फेमस CR फॉर्मूला राजा जी फॉर्मूला कम आउट टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रसिद्ध CR फॉर्मूला राजा जी फॉर्मूला किस वर्ष आया था? बच्चों किस वर्ष आया था? 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में आया था। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है, द वेवल प्लान एंड द फेमस शिमला कॉन्फ्रेंस वर ऑर्गेनाइज इन विच ईयर टू डिस्कस इंडियन सेल्फ गवर्नेंस? भारत के स्वशासन पर चर्चा करने के लिए किस वर्ष वेवल योजना और प्रसिद्ध शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 1945 हो जाएगा बच्चों। क्या हुआ था? 1945 में किया गया था। 1945 में किया गया था। Next, who was appointed as the head of boundary commissions to demarcate the borders between India and Pakistan in 1947 in 1947? 1947 में एक तरीके से किसको बुलाया गया था जिसने इनकी बाउंड्रीज को क्या करा गया था? बनाया था। तो सही जवाब है, अभी बताया था हमने, रेड क्लिफ साहब थे, इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। रेड क्लिफ साहब थे, इसलिए रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रेवोल्यूशनरी लीडर्स होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द गोवालिया टैंक मैदान ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बताइए किस ईयर में फैलाया गया था और किसकी सभ्यता में फैलाया गया था, मीन्स किसके अंडर में फैलाया गया था? तो सही जवाब आपको हो जाएगा अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली के अंडर में क्या करा गया था? ध्वज फैलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आजाद हिंद सरकार वॉज स्टैब्लिश एट विच प्लेस इन अक्टूबर 1943? 1943 में अक्टूबर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस स्थान पर स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? बताइए, टोक्यो, बर्लिन, सिंगापुर? सही जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर बच्चों। क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टोक्यो पढ़ा नहीं, बर्लिन पढ़ा नहीं, रंगून पढ़ा नहीं। ठीक है, अभी के लिए द हिस्टोरिकल तेलंगाना पीजेंट्स आर्म्ड स्ट्रगल 1946-1951 was directed against the obsessive rules of which local ruler? ऐतिहासिक तेलंगाना किसान शासन 1946 से 51 किस स्थानीय शासक के दमनकारी शासन के खिलाफ निर्देशित था? बताइए, निजाम ऑफ हैदराबाद, महाराजा ऑफ मैसूर, नवाब ऑफ अवध, द राजा ऑफ? बताइए जल्दी से फटफट। निजाम ऑफ हैदराबाद। सही जवाब आपका हो जाएगा निजाम ऑफ हैदराबाद। क्या हो जाएगा? निजाम ऑफ हैदराबाद हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंस लॉयर सक्सेसफुली डिफेंडेड द INA प्रिजनर्स ड्यूरिंग द रेड फोर्ट ट्रायल्स ऑफ 1945? 1945 के लाल किले के मुकदमे के दौरान निम्नलिखित में से किस बचाव पक्ष के वकील ने आजाद हिंद फौज के कैदियों का सफलतापूर्वक बचाव किया था? ठीक है, भोला भाई देसाई। ठीक है, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या सारे? सही जवाब हो जाएगा सारे। सभी लोगों ने बोला था आजाद हिंद फौज के जो भी एक तरीके से कौन है प्रिजनर्स हैं वो सबको क्या करो, एक तरीके से आजाद करो। In which year province of British India did the Satara parallel government functions under the क्रांतिस्ट नाना पाटिल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा समांतर सरकार ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में काम कर रही थी? ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे? सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। हु वॉज स्पेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन 1946 एज पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन अलॉन्ग विद पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। 1946 में पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर के साथ कैबिनेट मिशन के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, लॉर्ड वेवल को, सर जॉन सिमंस को, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथोगो को। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। क्वेश्चंस पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सारे, फिर लास्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है which of the following slogans was officially coined by नेताजी सुभाष चंद्र बोस to foster unity among INA casters? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, जो INA कैडेट्स को क्या करा गया था? दिया गया था। द फेमस ऑल इंडिया किसान सभा which mobilized peasants movements in the latter phase was founded by whom? In 1936 अंतिम चरण में किसान आंदोलन को संगठित करने वाली प्रसिद्ध अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइए, स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, NG रंगा के द्वारा, बाबा ठीक है रामचंद्र के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच फेमस रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मुस्लिम लीग इन 1940 फॉर्मली रेज द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान? 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पारित किस प्रसिद्ध प्रस्ताव ने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य की मांग उठाई थी? लाहौर रेजोल्यूशन। सही जवाब है लाहौर के द्वारा ही, लाहौर रेजोल्यूशन में ही हुआ था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हु वॉज निकनेम बाय द हीरोइन ऑफ 1942 ड्यू टू हर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ब्रेवरी ड्यूरिंग द पीक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के चरम के दौरान कौन अपनी सक्रिय भागीदारी और बहादुरी के कारण जिसे 1942 की नायिका हीरोइन ऑफ 1942 का उपनाम दिया गया था? ठीक है, अरुणा असफ अली को, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, सरोजिनी नायडू को, या फिर कस्तूरबा गांधी को? सही जवाब हो जाएगा अरुणा असफ अली को। अरुणा असफ अली को किसको करा गया था? अरुणा ठीक है असफ अली, इनको हीरोइन ऑफ 1942 बोला गया था क्योंकि इनका बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था पूरे मूवमेंट्स के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला गया था? अरुणा असफ अली को बोला गया था। तो बच्चों ये थे हमारे पूरे सारे यूनिट्स, 4 यूनिट्स में मैंने सारा पेपर कवर कर लिया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और साथ ही साथ कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक होती है तो प्लीज अवॉइड करते रहिएगा। और सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे एमसीक्यूज को गो थ्रू करिए फटफट सारे लोग, और करने के साथ साथ पेपर बढ़िया करके देकर आइए। सेकंड पेपर की ब्रह्मास्त्र कल आपके चैनल पर आ जाएगी। आज पेपर फर्स्ट की आ गई है, सेकंड पेपर की कल आ जाएगी। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए हम छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स पर, और जिससे आप लोगों के लिए मास्टर्स में अब आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। मास्टर्स आप अगर जिससे भी करोगे, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, किसी से, तो आपको उसका कंटेंट मिलता रहेगा। तो ठीक है, अब और सपोर्ट दिखाते रहिए। अपने जो जूनियर्स हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, उनको भी हमारा ये चैनल भेजते रहिए, शायद उनकी क्या हो जाए, आपके शेयरिंग से उनकी हेल्प हो जाए। इसलिए सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया करके पेपर देकर आओ। पेपर को बिल्कुल रॉक कर देना, फाड़ देना पेपर एक तरीके से। सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और उसके बाद पेपर बढ़िया करके आके बाद यूट्यूब में यहीं आकर कमेंट करना, पेपर बताना कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। मैं हूं आपका बढ़ैया, मैं हूं आपका एडुकेटर। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, कीप शाइनिंग, साइनिंग ऑफ।